वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के ज्योग्राफी के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है भारत के आर्थिक संसाधन। और इसका आज हम पहला पार्ट का अध्ययन करेंगे। ये आपके दो पार्ट में आएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के आर्थिक संसाधन में कृषि के बारे में। तो कृषि जो है ये हमारे देश का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण व्यवसाय है, ये हम सबको पता है। यह हमारे देश का आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि महत्वपूर्ण है, ये भी हम जानते हैं। आपको ये परसेंटेज याद रखना है कि भारत की देश की जो आबादी का लगभग 55% लोग है वो जो है कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगा हुआ है। तो भारत का कितना जो है प्रतिशत लोग जो है कृषि के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो वो आप याद रखेंगे 55% लोग जो है कृषि संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है भारत के 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में और 60 जो है कृषि के उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो उप क्षेत्रों में 60 और जो कृषि के पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं वो है क्या, वो 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, ठीक है। और कृषि के अंतर्गत केवल जो है खेती करना ही नहीं आता, जबकि उसके अंतर्गत आपका पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, झींगा पालन, बागवानी और मछली का पालन, ये सब जो है कृषि के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। तो ये सब भी आपके कृषि के अंतर्गत ही आएगा। ऐसी खेती जो है जिससे रोज की अपनी ज़रूरतें अगर पूरी हो रही हैं तो उसको हम निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। तो निर्वाह कृषि यानी कि हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है, बस हमारी रोज की अपनी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको हम बोलेंगे निर्वाह कृषि। और अगर आपकी कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल को बेचना है, यानी कि आप पैदा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जो है बाजार में फसल को बेच सकें, तो वो आपकी क्या होगी, तो वो आपकी व्यापारिक कृषि होगी, ठीक है। तो आप उसको व्यापारिक कृषि कहेंगे। अगर आप केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो वो आपकी निर्वाह कृषि हो गई। अगर आपका उद्देश्य है बाजार में फसल को बेचना तो वो आपका जो है हो गया व्यापारिक कृषि। इसमें आप क्या करते हैं कि आप कुछ विशिष्ट जो है विशिष्ट फसलों को उगाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि स्पेशली आप किसी फसल को उगाते हैं, स्पेशल फसल को उगाते हैं जिसको आप बाजार में बेच सकते हैं, ठीक है। और निर्वाह में आप जो है खाने पीने के लिए जो आपकी ज़रूरतें हैं उसको आप उगाते हैं। जब देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, युग्म पैदावार या भी इसको डबल क्रॉपिंग बोला जाता है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान देंगे कि दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में जब उगाई जाती है तो उस कृषि को युग्म पैदावार कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जब दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर और एक ही फसल वर्ष, यानी कि फसल वर्ष एक ही है लेकिन दो या दो से अधिक फसलें वो आप उगा ले रहे हैं एक ही भूमि पर, तो वो जो है आपका युग्म पैदावार या डबल क्रॉपिंग कहा जाता है। इसके अलावा आपका मिश्रित खेती भी आपसे पूछा जाता है। तो मिश्रित खेती में क्या होता है कि जब कई तरह के फसलों के उत्पादन के साथ साथ हम लोग पशुपालन को भी बढ़ावा देते हैं तो उसको हम मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि आप फसल का उत्पादन अच्छे से कर ले रहे हैं, उसके अलावा आप पशुपालन भी कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया मिश्रित खेती, ठीक है। तो आप ये जो 4 पॉइंट थे ये खेती वाले, इसको भी याद रखेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुई थी। यानी कि उत्तर प्रदेश उस समय जो है ब्रेक नहीं हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूरा एक ही था उस समय 1960 में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि उत्तर प्रदेश में हुई थी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960। सन याद रखना, सन भी इंपॉर्टेंट है आपका। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, तो वर्तमान में इसका नाम हो गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है, पंतनगर उत्तराखंड में। तो ये जो है अब मतलब कि 1960 में ये उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन अब जो है जब विभाजन हो गया है उत्तराखंड का तो ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में चला गया है और इसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये पंतनगर में है, ठीक है ना। और ये 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था ये। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना आप लोग 1960 इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी, तो जो प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति थी वो 28 जुलाई 2000 को आई थी। तो आप जुलाई 2000 जरूर याद रखेंगे। जुलाई 2000 को भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। अब आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछेगा वो क्या है,
कि भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो एक आपका हो गया जलवायु, यानी कि तापमान और वर्षा के कारण भारतीय कृषि प्रभावित होती है। उस दूसरा हो गया आपका संरचनात्मक कारक, इसमें आपका जल हो गया, बीज हो गया, आपकी उर्वरक हो गई, पूंजी हो गई, तकनीकी हो गई, ये सब जो है आपकी संरचनात्मक कारक में आ जाते हैं। उसके अलावा आपका संस्थागत कारक में क्या है कि कृषक हो गया, खेत यानी कि आपके जोत का आकार हो गया, कितना बड़ा खेत है, कितना छोटा खेत है, और आपकी मशीनरी हो गई कि आप कौन सी मशीनरी का यूज कर रहे हैं। तो ये आपके संस्थागत कारक हो गए, ये सब आपके कृषि पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सस्य गहनता या फिर कृषि गहनता क्या होती है। तो आप याद रखेंगे कि एक वर्ष में किसी एक निश्चित भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या, यानी कि एक वर्ष में एक ही भूमि पर कितनी फसलें आप उगा ले रहे हैं, वो ही आपकी क्या कहलाती है, कृषि गहनता या फिर सस्य गहनता कहलाती है। ठीक है ना, तो सस्य गहनता या कृषि गहनता कहलाती है वो। अब देखिए, हरित क्रांति जब हुआ था तो उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था। हरित क्रांति को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक था वो था बीज। ठीक है ना, इसमें जो है हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से फसल की पैदावार दुगनी हो गई। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो था वो हरित क्रांति को प्रभावित करने वाला वो था बीज था। ठीक है ना, और हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ था, तो वो गेहूं की फसल को हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ था, तो वो गेहूं की फसल को हुआ था। याद रखना आप लोग। कुएं और तालाब जो है सिंचाई के प्राचीन साधन है। हम लोग जानते हैं कि पहले जो है कुएं और तालाबों से सिंचाई होती थी, और आपको याद रखना है कि दक्षिण के जो पठारी भाग हैं वहाँ पर तालाब अधिक हैं। तो तालाब अधिक कहाँ पे हैं, दक्षिण के पठारी भागों में। और उत्तर भारत में नहरों के द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। तो अधिक सिंचाई जो है नहरों के द्वारा कहाँ पे की जाती है, तो वो की जाती है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। ठीक है, जो सामान्य बागानी फसलें हैं, बागानी फसलें यानी कि जैसे कि फल हो गया, फूल हो गया, साग भाजी हो गया, इन सब में सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, तो इन सब में सिंचाई टपक पद्धति के द्वारा की जाती है। तो ये दो दो यहाँ पे दो पद्धतियों के द्वारा सिंचाई के बारे में बताया गया है। ये आप याद रखना कि बागानी फसलों की जो सिंचाई है वो टपक पद्धति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो खाद्यान्न फसलें हैं यानी कि गेहूँ, मटर, ये सब जो फसलें हैं, इनकी सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो बागानी फसलों की सिंचाई आपके किसके द्वारा हो रही है, तो बागानी फसलों की सिंचाई हो रही है आपके टपक पद्धति के द्वारा, लेकिन आपकी खाद्यान्न फसलों की सिंचाई किसके द्वारा हो रही है, स्प्रिंकलर पद्धति के द्वारा। तो ये पद्धतियां आप जरूर याद रखना। ठीक है ना, बागानी फसलों के लिए आपकी टपक पद्धति और खाद्यान्न फसलों के लिए स्प्रिंकलर पद्धति। ठीक है, ये दोनों पद्धतियां भारत के मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रयोग की जाती हैं। तो ये जो मध्य पश्चिम का जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे ये पद्धतियाँ अधिक प्रयोग की जाती हैं, ताकि इन पद्धतियों से क्या फ़ायदा होता है कि इससे पानी जो है कम खर्च होता है। ठीक है, तो जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे कम पानी खर्च होकर भी जो है आपकी सिंचाई अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब आपका जो अगला पॉइंट है वो है ऋतु के आधार पर आपके कृषि का वर्गीकरण। तो ऋतु के आधार पर आप जानते हैं रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल होती है। तो रबी की जो फसल है वो जब कब बोया जाता है, आप जानते हैं कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, और कब काट ली जाती है, तो मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी गांव से जुड़े होंगे तो आप ये सब जो है याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, और ये जो रबी की फसलें हैं इसको बोलते हैं, ये शीतकालीन फसलें होती हैं। जैसे इस समय जो गेहूँ कट रहा है वो आपकी रबी की फसल है। ठीक है ना, तो गेहूँ इस समय कट रहा है, तो अक्टूबर नवंबर में उसको बोया गया था, और ये मार्च अप्रैल वाला समय चल रहा है, तो इस समय इसको काटा जा रहा है। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी रबी की फसलें हैं। ठीक है ना, तो रबी की फसल हो गई। तो अब आपकी जो जायद की फसल होती है, जायद की फसल में आप याद रखेंगे कि ये ग्रीष्मकाल की फसल होती है। तो ग्रीष्मकाल ये गर्मी में ही होती है। ये गेहूँ जब कट जाता है तो ये अप्रैल मई में इसको बो करके जो है जून जुलाई तक इसको काट लिया जाता है। ठीक है ना, ये जून तक काट ली जाती है, 1-2 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है। ये आपकी जो सब्जियां होती हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सभी जो है, जो तरबूज खरबूज हैं, ये सब आपके जायद की फसलें हैं। ठीक है ना, ये ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं। ठीक, अगला आपका खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल जो है ये वर्षाकालीन फसल है। ये 3 पॉइंट आप याद रखना कि जायद की फसल आपकी ग्रीष्मकालीन फसल है, रबी की फसल आपकी शीतकालीन फसल है, और जो आपकी ये खरीफ की फसल है, तो ये खरीफ की फसल क्या है, तो ये वर्षा काल की फसल है। ठीक है, तो वर्षा काल की फसल है, तो वर्षा स्टार्ट जब होती है आपकी जून जुलाई में, उस समय बोई जाएगी, और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक है,
तो ये जो धान होता है, तिल हो गया, मूंग हो गया, जूट, मूंगफली हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन, लोबिया, ज्वार हो गया, अरहर हो गया, बाजरा, मक्का, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपकी खरीफ की फसल है। थोड़ा सा भी आप अगर गांव से जुड़े होंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। खरीफ की फसल वर्षाकालीन फसल है, रबी की फसल आपकी शीतकालीन फसल है, जायद की फसल आपकी ग्रीष्मकालीन फसल है। आप ये 3 पॉइंट तो जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल क्या होती है? तो ऐसी फसलें जिनका भंडारण करना संभव ना हो, ठीक है ना, जिनका भंडारण हम ना कर सकते हो अपने घर में, वो आपकी नकदी फसल है। जैसे कि आपका गन्ना हो गया, ठीक है, तो गन्ने को आप जो है अपने पास रख नहीं सकते। प्याज हो गया, चाय हो गया, ठीक है, फूल हो गया, तंबाकू हो गया, रबड़ हो गया, तो ये सभी आपकी क्या हो गई, ये सभी आपकी वाणिज्यिक फसलें हैं, ठीक है ना। तो ये वाणिज्यिक फसलें हैं। अब आपका अगला हम लोग देखेंगे चावल के बारे में। चावल क्या है कि चावल जो है भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है, और ये आप याद रखेंगे कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। चावल चावल मुख्यतः मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य के क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय एरिया ही वही होता है, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय एरिया आपका ये भूमध्य हो गया, उसके बाद ये कर्क रेखा, मकर रेखा, तो इसके बीच में जो है चावल की खेती की जाती है, ठीक है। चावल के लिए औसत वर्षा आपकी 100 सेंटीमीटर, इसको वर्षा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और औसत तापमान इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो चावल की औसत वार्षिक वर्षा चावल के लिए 100 सेंटीमीटर और औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। सामान्यतः यह खरीफ की फसल है, आप जानते हैं, ठीक है ना। चावल आपका धान आपका कब लगता है, तो ये आपके बरसात के मौसम में लगता है, लेकिन भारत में यह वर्ष भर उगाई जाती है। तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर शीत ऋतु में भी चावल की खेती की जाती है। तो आप याद रखेंगे कि दक्षिण भारत में शीत ऋतु में भी चावल की खेती की जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो चावल मुख्यतः किसकी फसल है, तो खरीफ की फसल है, यानी कि ये वर्षाकालीन फसल है। चावल के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पे आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हो गया। चावल के शीर्ष उत्पादक देश कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है चीन में होता है और दूसरे नंबर पे आपका भारत में होता है। चावल की कुछ प्रमुख किस्में हैं, कौन कौन सी हैं, तो वो हैं आपकी IR8, IR20, जया, कावेरी, पद्मा, बासमती, सांबा, रत्ना, मंसूरी, काला जीरा और जरी साल। तो ये सभी जो हैं ये चावल की कुछ प्रमुख किस्में हैं, ठीक है ना। तो ये किस्में कभी कभी पूछी जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम में ये किस्में पूछी जाएंगी, ठीक है। अब आप देखेंगे गेहूं के बारे में। तो गेहूं भी एक खाद्यान्न फसल है, ठीक है। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो उपोष्ण कटिबंधीय फसल का मतलब जानते हैं आप लोग, 23.5 डिग्री के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, या 23.5 डिग्री के नीचे वाला जो, मतलब कि यहाँ पे आपका 0.5 डिग्री हो गया, फिर 23.5 इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय हो गया, ठीक है ना। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह मुख्यतः कर्क रेखा के ऊपर वाले क्षेत्रों और मकर रेखा के नीचे वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो आपको ध्यान होगा, ये आपका 0 डिग्री, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इसके ऊपर वाले क्षेत्रों और इसके नीचे वाले क्षेत्रों में गेहूं की खेती अधिकतर की जाती है, ठीक है ना। गेहूं की बुआई के लिए औसत तापमान जो है वो 20 डिग्री और कटाई के समय औसत तापमान 30 से 35 डिग्री। गेहूं जो है आप जानते हैं जब आपकी ठंडी स्टार्ट होती तब बोया जाता है, और कटता कब है, मार्च अप्रैल के महीने में, यानी कि इस समय मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इस समय जो है गेहूं की कटाई होती है। इस समय 30 से 35 डिग्री का तापमान होता है, ठीक है। गेहूं के लिए औसत जो वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर की वर्षा, औसत वर्षा चाहिए। गेहूं में जल की आवश्यकता चावल की अपेक्षा कम होती, तो धान में आप जानते हैं कि धान में जो है जल की आवश्यकता अधिक होती है, गेहूं में जो है जल की आवश्यकता चावल की अपेक्षा कम होती है। और गेहूं के जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं वो आपके सबसे नंबर 1 पे गेहूं के उत्पादक राज्य में है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कई जगह, लेकिन ये नया आपका डाटा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब में है, फिर आपके मध्य प्रदेश में, फिर हरियाणा में, ठीक है ना। तो ये आपके गेहूं के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये, ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर जिला है यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है आप याद रखेंगे, तो गोरखपुर में होता है। और गोरखपुर का जो है टेराकोटा, टेराकोटा आप याद रखेंगे, तो टेराकोटा को जो है जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। तो जीआई टैग दिया गया है टेराकोटा को गोरखपुर के। और गोरखपुर जिला सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश में। गेहूं के शीर्ष उत्पादक देश कौन है, तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन चीन में होता है और फिर दूसरे नंबर पे आपका भारत है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दाल पे। दलहन में जो है दालें जो है ये प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। और कानपुर में जो है ये भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है कानपुर में, याद रखना। और दालों की कृषि जो है तीनों फसलों यानी कि रबी खरीफ जायद में की जाती है। तो दालों की कृषि तीनों जो है समयों में की जाती है, रबी की फसल के समय में भी, खरीफ के फसल में और जायद के फसल के समय में भी, ठीक है ना। भारत जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन करता है। तो ये आप जो है याद रखेंगे कि दाल के उत्पादन में जो भारत है वो विश्व में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। दालों के उत्पादन में मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं कि दालों के उत्पादन में लाल मिट्टी और काली मिट्टी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सब जो क्षेत्र हैं ये दालों के उत्पादन के लिए मुख्य क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो दालों की खेती मुख्यतः लाल और काली मिट्टी में की जाती है, आप लोग ये जानते हैं। और इसके लिए 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, कम से कम 50 सेंटीमीटर जो है वर्षा की आवश्यकता होती है, किसके लिए, दालों के लिए। अब हम देखेंगे गन्ना के बारे में। गन्ना जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो ये आपके जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में उगाया जाता है। अभी आपने उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों को समझा है, तो आपको पता है किन किन क्षेत्रों में उगाई जाती है। गन्ना क्या है, एक व्यापारिक या नगदी फसल है, ठीक है। तो ये नगदी फसल है या व्यापारिक फसल है, आप इसका जो है स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। गन्ना जो है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में उगाया जाता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में उगाया जाएगा। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत का जो गन्ना होता है वो ज़्यादा मोटा होता है और ज़्यादा रसीला होता है, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत का गन्ना ज़्यादा मोटा और ज़्यादा रसीला होता है क्योंकि यहाँ पर समकारी जलवायु पाई जाती है और फुहारों के रूप में वर्षा होती रहती है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जो है फुहारों के रूप में वर्षा होती रहती है, इस वजह से वहाँ का जो गन्ना होता है वो ज़्यादा रसीला और मोटा हो जाता है। और इसके लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा और जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। तो जलोढ़ मृदा में गन्ने की उत्पादन किया जाता है और इसके लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ना उत्पादन में शीर्ष प्रदेश कौन है, तो गन्ना उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, फिर पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र है। विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कौन करता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाइना को भूल जाएंगे, यहाँ पे आप ब्राज़ील को याद रखेंगे। दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो दाल का उत्पादन करता है आपका भारत, ठीक है। और गन्ने का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वो करता है ब्राज़ील, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। चाय की खेती कहाँ पे की जाती है, तो चाय की खेती जो है पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेतों में की जाती है, ठीक है। तो चाय की खेती जो है सीढ़ी नुमा खेतों में क्यों की जाती है, ताकि जो है पानी जो है चाय की जड़ों में न लगे, ठीक है। इसलिए चाय क्या है, एक व्यापारिक या नगदी फसल है। गन्ना भी एक नगदी फसल थी, चाय भी एक नगदी फसल है। चाय के खेतों को क्या बोलते हैं, तो वो उसको बोलते हैं बागान, ठीक है। तो याद रखेंगे चाय के खेतों को बोलते हैं बागान। चाय क्या है कि चाय एक श्रम प्रधान फसल है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। इसके लिए जो है चाय के लिए श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। चाय के लिए 125 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए और लैटेराइट मृदा में जो है चाय की खेती की जाती है। जब आपको मृदा पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था कि लैटेराइट मृदा में चाय की खेती की जाती है। तो 125 सेंटीमीटर वर्षा और लैटेराइट मृदा चाहिए चाय के लिए। चाय की खेती मुख्यतः पश्चिमी घाट, ठीक है, यहाँ पे वर्षा होती है, पूर्वी घाट पे भी वर्षा होती है, पूर्वोत्तर भारत या असम वाले क्षेत्रों में यहाँ पे जो है चाय की खेती मुख्यतया रूप से की जाती है, ठीक है। और चाय के जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं आपके असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सभी चाय के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु जो है ये सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। तो ये दक्षिण भारत की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पूरे भारत में जो है आपका कौन, असम है, लेकिन दक्षिण भारत की बात करोगे तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है, ठीक।
भारत का चाय के उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है, यानी कि पहले नंबर पे आप चीन उत्पादन करता है चाय का, दूसरे नंबर पे केन्या और तीसरे नंबर पे है भारत। ठीक है, नया वाला डाटा है, याद रखना, ये कोई कमेंट मत करना कि चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारत है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जो सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, तो जो पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग चाय है इसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, विश्व में जो चीन के लोग हैं इन्होंने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया था। तो चाय पीना सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? तो चाय पीना स्टार्ट किया चीनियों ने। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति खाद्यान्न फसल से संबंधित है, यानी कि ये महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में हम देख रहे हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति आपका फल और सब्जी उत्पादन से, ये सुनहरी क्रांति याद रखना, ठीक है ना, ये कंफ्यूज कर देता है सबको। सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और लाल क्रांति किससे है? टमाटर उत्पादन से और मांस उत्पादन दोनों से संबंधित है लाल क्रांति। पीली क्रांति आपके तिलहन से संबंधित है। गोल क्रांति आपके आलू से संबंधित है। रजत क्रांति अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन आपके अंडा उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि उर्वरक वाला चैप्टर आपके सिलेबस में है। ठीक है ना। और आपका इंद्रधनुष क्रांति जो है ये बागवानी उत्पादन से संबंधित है, इंद्रधनुष क्रांति। आपका अगला है अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति नदी को जोड़ने वाली परियोजना है। तो नदी को जोड़ने वाली परियोजना कौन सी है? अमृत क्रांति। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वाले चैप्टर में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ ही नई चीज़ें मिली होंगी। आप वीडियो लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। ये तो आप अपने आप से कर देते हैं, नहीं करते होंगे तो करेंगे आज। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।